बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां लोग खेतीबाड़ी और जंगल से जुड़ी चीजों पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। रामू के वैसे तो दो बेटे थे, परंतु दोनों ने शादी के बाद रामू को छोड़ दिया था। अब वो अपनी पत्नी कमला के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। रामू, सुनो तो मेरी बात। इतनी सुबह सुबह जंगल मत जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं और कल रात भर तुम्हें नींद भी नहीं आई थी। इतनी उम्र में तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पिछले हफ्ते भी तुम्हें चक्कर आए थे, याद है ना? कमला, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। अगर मैं जंगल नहीं गया, लकड़ियां नहीं काटी, तो तुम्हारे और मेरे खाने के लिए अनाज कहां से आएगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरी ताकत भले ही कम हो गई हो, परंतु मुझे अपना घर तो चलाना होगा ना। ये झोपड़ी, ये छोटा सा आंगन, इनका खर्च, तुम्हारे मेरे खाने का खर्च, ये भी तो संभालना है। मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ता है। पर रामू, ऐसा कब तक चलेगा? सोचो जरा। मैं हर दिन डरती हूँ कि तुम कहीं कमजोरी से जंगल में जाकर बेहोश ना हो जाओ। मैं सोचती थी कि हमारे बेटे बड़े होके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन उन दोनों ने शादी के बाद हमें अकेला छोड़ दिया है। अब बस तुम और मैं हूँ, और तुम्हारी ये खराब सेहत मुझे हर पल डराती है। तुम्हारे पास जंगल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? हाँ कमला, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे बेटों ने हमें छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और दुख सुख में हमारा साथ देंगे। पर शादी के बाद तो मानो वो हमें जानते ही नहीं हैं। अब तो उनकी खबर भी नहीं मिलती है। और जैसा उनका बर्ताव है, अब मैं उनके लिए बैठकर रो तो नहीं सकता। अगर मैं आज लकड़ियां बेचने नहीं गया तो कल खाने को कुछ नहीं होगा। इस उम्र में भी मुझे काम करना ही होगा, वरना हमारा सहारा कौन बनेगा। कोई तो नहीं है जो हमारी मदद करे। ठीक है रामू, मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, पर जंगल जाने से पहले कुछ खा लो। खाली पेट मत जाओ, वरना रास्ते में कहीं चक्कर आ गया तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। अब मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। थोड़ा इंतजार कर लो। कल की बची सब्जी भी है, उसे गर्म कर देती हूँ। नहीं कमला, वक्त नहीं है। बाजार में देर हुई तो लकड़ियां कौन खरीदेगा। सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है। लोग जल्दी जल्दी सामान लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आकर खा लूंगा। मुझे जरा मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दो, और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और धीमे कदमों से जंगल की ओर चल पड़ता है। कमला उसे जाते हुए चुपचाप देखती है। उसकी आंखों में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। रामू जंगल से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। तभी चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ता है। वो देखता है कि यह एक पुराना घड़ा है। ये घड़ा किसका होगा? भला कोई रास्ते में अपना घड़ा क्यों छोड़ जाएगा? खैर, जो भी हो, इसे मैं घर ले चलता हूँ। किसी काम तो आएगा। रामू घड़े को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमला, देख तो जरा। आज मैं जंगल से ये घड़ा उठा लाया। रास्ते में पड़ा था, सोचा घर ले आऊं। किसी काम तो आएगा। अरे रामू, ये घड़ा क्यों उठा लाए? लकड़ियां तो ठीक से बिकी या बस यही उठाकर ले आए? दिन भर की मेहनत का क्या हुआ? लकड़ियां बिकी तो है, परंतु केवल 30 रुपए ही मिले। बाजार में कोई दाम नहीं देता आजकल। रास्ते में ये घड़ा देखा तो सोचा कुछ काम आ जाएगा। पानी भरने में या कुछ सामान रखने में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, वैसे तो तुमने सही किया। अपने घर का मटका भी कई जगहों से टूट गया है, जिस कारण पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये गंदा जरूर है, पर शायद साफ हो जाए। लाओ, इसे मैं साफ कर देती हूँ। एक काम करो, पानी ला दो पास से थोड़ा। धो दूं तो साफ हो जाएगा। हाँ, साफ कर दो। आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दिन भर चलते चलते थक गया। अगर ये घड़ा काम का निकला तो कम से कम एक परेशानी तो कम होगी। कुछ तो अच्छा हो जाए इस घर में। कमला घड़े को पानी से साफ करने लगती है। रामू पास बैठे उसे देख रहा है। तभी अचानक घड़े से हल्का धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से एक मायावी व्यक्ति बाहर निकलता है। सुनो रामू और कमला, तुम दोनों ने मुझे इस घड़े से बाहर बुलाया है। मैं इस घड़े की रखवाली करता हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। जो भी चीज तुम इसमें डालोगे वो 10 गुना हो जाएगा। अरे, ये क्या हो रहा है? आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तो केवल इस घड़े को धोने के लिए इसमें पानी डाला था। ये सब तो मेरे समझ से बाहर है। रामू देखो ना, मुझे तो डर लग रहा है। ये कहीं कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ कमला,
ठीक कह रही हो तुम। आप अचानक कहाँ से निकल आए? मुझे तो ये घड़ा जंगल में पड़ा हुआ मिला था। हमने तो सोचा कि बस पानी रखने के काम आएगा। जादुई घड़ा, ये तो पहले कभी सुना भी नहीं। सच बोल रहे हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। ये घड़ा पुराने जमाने का है और इसमें कई मायावी ताकत है। लेकिन एक बात सुन लो, ये तभी काम करेगा जब तुम शुद्ध मन से कुछ डालोगे। अगर लालच किया तो ये खाली रह जाएगा। मैं इसे अच्छे लोगों के लिए छोड़ गया था। शुद्ध मन मतलब क्या? हम तो दिन भर मेहनत करके बस अपने लिए 2 रोटी कमाते हैं। ये जादू वादू हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता है। और आप कौन है जो ये सब बता रहे हो? कहीं कोई चाल तो नहीं? हाँ, कमला की बातों में तो दम है। जादुई घड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हमें क्या फायदा? आज लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे आए, तब जाकर हम कल का खाना खा पाते हैं। अगर ये घड़ा सच में किसी भी चीज को 10 गुना करता है, तो कुछ डालकर देखे क्या? पर सच बोलिए, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है रामू। मैं कोई चालबाज नहीं हूं। ये घड़ा तुम्हारा है क्योंकि इसे तुमने उठाया है। बस इतना याद रखो, इसे इस्तेमाल करते वक्त लालच मत करना। जो चाहिए वो साफ दिल से मांगना, जिससे गरीबों का भला और साथ साथ तुम्हारा भी भला हो सके। चलो, अब मैं जा रहा हूं, इसे तुम आजमा कर देख लो। रामू और कमला को जादुई घड़े की ताकत बताकर घड़े से प्रकट हुआ मायावी फिर से हवा की तरह गायब हो जाता है। ठीक है, यदि ये सच में कोई जादुई घड़ा है तो ये अचानक गायब होने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। हम तो बस मेहनत करके कमाते खाते हैं। ये जादू वगैरह से तो हम दूर ही रहते हैं। चलो रामू, इसे आजमा कर देखते हैं। कुछ फल डालकर देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मैं अभी जाकर बागान से एक सेब तोड़कर लाती हूँ। हाँ कमला, क्यों नहीं? दिन भर के थकान के बाद अगर ये सच में काम कर गया, तो शायद कल भूखा ना सोना पड़े। एक सेब डालकर देखते हैं। यदि एक का 10 हो गया तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। बोलो ठीक है ना? रामू की बात सुनकर कमला भी एक सेब लाकर घड़े में डाल देती है और देखते ही देखते वो एक सेब का 10 सेब हो जाते हैं। कमला, ये देखो, ये तो सच में जादुई घड़ा है। एक सेब डाला था, एक का 10 हो गया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, उस मायावी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। रामू, इतने फलों का अब हम क्या करेंगे? इस घड़े से तो हम पूरे गांव के लिए खाने पीने का सामान निकाल सकते हैं। पर अगर किसी को इस घड़े के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा कमला। अब हम इसका इस्तेमाल बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने के लिए कर सकते हैं। कल मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा, सस्ते दामों पर बेच दूंगा, तो कम से कम कुछ पैसे तो कमा पाऊंगा। फिर उन पैसों से तेल चावल ले आऊंगा, जिससे घर में कुछ दिन चैन से गुजरे। सच में रामू, अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। पिछले हफ्ते तो चावल खत्म हो गए थे, सूखी रोटी खाकर सोए थे। पर मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने पूछा कि इतने फल कहाँ से आए तो क्या कहोगे? लोग बातें बनाएंगे। कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो बोल दूंगा, जंगल के अंदर कुछ पेड़ मिले तो उन्हीं से तोड़कर लाया हूं। कौन जाकर देखने वाला है? और वैसे भी ये फल तो सच के है। पर हमें इस घड़े को थोड़ा संभल कर रखना होगा। किसी को भी ये नहीं मिलना चाहिए, वरना कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। ठीक है रामू, जैसा तुम कहो। अगर सच में इन फलों को बेचकर अच्छी कमाई हुई तो तुम्हें भी जंगल जाने से आराम तो मिलेगा। पर अभी के लिए इन्हें ढक कर रख दो और चलकर कुछ खा लो। अगली सुबह रामू घड़े से निकले हुए फलों को एक टोकरी में रखता है और उन्हें लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, मानो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागी हो। आज अगर ये फल अच्छे दामों में बिक गए, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा। कमला भी खुश हो जाएगी और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाजार में पहुंचकर रामू फलों को सजाकर बैठ जाता है। फल इतने ताजे और चमकदार दिख रहे थे कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। बाबा, ये सेब कितने के बेच रहे हो? ज्यादा के नहीं है बेटा, बस 2 रुपए का एक सेब है। क्या 2 रुपए का एक सेब? इतने सस्ते क्यों बाबा? क्या बताऊं बेटा, मैं लोगों से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए जिससे मैं भी खुश रहूं और ग्राहक भी खुश रहे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो मुझे 5 सेब दे दो। रामू के सेब इतने सस्ते होने के वजह से कुछ ही देर में उसके सारे सेब बिक जाते हैं। कमला, देखो जरा, आज बाजार में सेब बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। मैं जो 50 सेब ले गया था वो तो हाथों हाथ बिक गए और 100 रुपए की कमाई भी हो गई। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सबको सेब खाना बहुत पसंद है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ। 100 रुपए, इतने दिनों बाद कुछ अच्छी कमाई हुई है। ये सब जादुई घड़े का कमाल है।
वरना तो दिन भर जंगल में मेहनत करने के बाद 50 रुपए भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। तुम जो सेब ले गए थे सब बिक गए, कुछ नहीं बचा क्या? हाँ कमला, सब बिक गए। लोग पूछ रहे थे कि इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो। मैंने तो कह दिया मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, बस इसलिए सस्ते में बेच रहा हूं। सच में कमला, ये घड़ा हमारी किस्मत बदल रहा है। आज अच्छी कमाई हुई इसलिए बाजार से चावल और तेल भी ले आया हूं। रामू हर दिन ऐसे ही करता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। एक शाम रामू और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं। कमला, अब हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए हैं। फल बेचते बेचते अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके हैं। सोच रहा हूं इन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लूं। सस्ते दामों पर सामान बेचूंगा, चावल दाल तेल, ताकि गांव के लोगों की भी कुछ मदद हो और हमारा घर भी चलता रहे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच में अगर दुकान खुल गई तो हमें रोज बाजार भागना नहीं पड़ेगा और सस्ते दामों पर बेचोगे तो लोग भी खुश होंगे। पिछले हफ्ते पड़ोस की सीमा कह रही थी कि बाजार में सब महंगा हो गया है। ऐसा करो, ये काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। अगर दुकान खुली तो थोड़ा आराम भी मिले। अगर इस जादुई घड़े ने मदद की तो दुकान हमेशा सामान से भरा रहेगा। बस अब एक छोटी सी जमीन ढूंढनी पड़ेगी बाजार में। हाँ, जगह तो मिल जाएगी, पर रामू थोड़ा सावधान रहना, इस घड़े की बात किसी को पता न चल जाए। यदि लोग पूछे कि इतने सस्ते में कैसे बेच रहे हो तो बोल देना होलसेल में माल मिला तो सबके फायदे के लिए सस्ते में बेच रहा हूँ। हाँ कमला, ये बहुत अच्छा बहाना है लोगों को बताने के लिए। बहुत जल्द ही रामू अपनी एक छोटी सी राशन की दुकान खोल लेता है। रामू की छोटी सी दुकान गांव के बाजार के कोने में है, जहां हमेशा गांव वालों की भीड़ लगी ही रहती है, क्योंकि वो राशन का सामान काफी सस्ते में दे रहा था। रामू के दुकान से थोड़ी दूरी पर गोपाल की राशन की दुकान भी थी, परंतु जब से रामू ने अपनी राशन की दुकान खोली है, तब से लगभग गोपाल की दुकान खाली ही रहती है, जिस कारण वो रामू से बहुत चिढ़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है? उस रामू के दुकान में ऐसा क्या है जो मेरे दुकान में नहीं है? पहले तो कभी ये लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट काट कर 4 पैसे कमाता था, और अब देखो पूरे गांव वाले उसी के पास से सामान ले रहे हैं। इसकी वजह से मेरी दुकान तो पूरी तरह से सुनी हो चुकी है। आखिर ये रामू अचानक से कहां से आ गया और इतने सस्ते दामों पर सामान कैसे बेच रहा है? पूरे बाजार में चावल 7 रुपए किलो है और ये 3 रुपए किलो बेच रहा है। तेल 8 रुपए का है, ये 4 में बेच रहा है। इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, वरना एक समय का गरीब लकड़हारा इतना सारा सामान कहां से लाएगा? कुछ समय पहले तो खाने का मोहताज था, और अब देखो लोगों को आधे दाम पर अनाज बांट रहा है। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। लगता है रात को इसके घर जाना होगा। चुपके से देखूंगा कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई चाल है तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। मैं इस रामू को अपने से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। रात गहरी हो चुकी थी। गोपाल भी अंधेरे का फायदा उठाकर रामू के घर के बाहर पहुंचकर चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त रामू और कमला अपने दुकान के लिए जादुई घड़े से और सामान निकाल रहे होते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि खिड़की के बाहर से गोपाल उन पर नजर रख रहा है। गोपाल बाहर से जादुई घड़े का जादू देख लेता है। उसके सामने रामू जब घड़े में गेहूं डालता है तो वो घड़े के बाहर कई गुना होकर आता है। ये सब देखकर खिड़की के बाहर खड़ा गोपाल सोचने लगता है। तो ये है इसका राज। ये जादुई घड़े से राशन निकाल निकाल कर लोगों को इतने सस्ते में बेच रहा है। मैं तो सोच रहा था कहीं से सस्ता माल लेकर आ रहा होगा, पर यह मामला तो कुछ और ही है। अब बस इन दोनों को सो जाने दो, मैं ये जादुई घड़ा उठा ले जाऊंगा। कुछ समय बाद जब रामू और कमला सो जाते हैं और गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त गोपाल उनके घर में आता है और वो जादुई घड़ा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब रामू का ये जादुई घड़ा मेरे काम आएगा। इससे मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक काम करता हूं, अपने जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ इसमें डाल देता हूं, और जितना मिलेगा उसको फिर से इसमें डाल के और कई गुना कर लूंगा, और गांव में सभी दुकानों को खरीद लूंगा। गोपाल लालच में पड़कर अपने पास रखे सारे पैसे, सोने चांदी के जेवरात, सब कुछ उस घड़े में डाल देता है।
गोपाल सब कुछ खड़े में डालकर उसके बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, पर होता कुछ अलग है। देखते ही देखते कुछ देर में सब कुछ गायब हो जाता है। ये देखकर गोपाल बहुत डर जाता है। ये क्या मजाक है? इसने तो मेरे सारे सामान को ही गायब कर दिया। इस जादुई घड़े ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हरि के यहां तो काम कर रहा था, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहा है? ये तो बेकार का घड़ा है। गोपाल जादुई घड़े को पटक कर कोसने लगता है। तभी घड़े से फिर से वही धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो मायावी फिर से सामने आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। गोपाल, तूने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर भी तुझे कुछ नहीं समझ आया। ये घड़ा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो सच्चा और मेहनती होता है, और तुमने इसका इस्तेमाल लालच और जलन के लिए किया है। तूने रामू को इतना बढ़ते देख उससे जलन की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की, जिस कारण तूने अपनी सारी जमा पूंजी भी खो दी है। मैंने रामू और कमला को साफ साफ कहा था कि ये घड़ा सिर्फ तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तक तुम इसका इस्तेमाल बिना लालच के करोगे। तूने अपने लालच के चक्कर में रामू के घर से इसे चुराकर बहुत गलत किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अब अपनी बाकी की जिंदगी एक बंदर बनकर रहेगा। मायावी के इतना कहते ही गोपाल एक बंदर में बदल जाता है और वो जादुई घड़ा उसके घर से गायब होकर फिर से रामू के घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, लकड़हारे की सच्चाई और मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी, जबकि चोर की लालच ने उसे बर्बादी की राह पर पहुंचा दिया। यही सिखाता है ये किस्सा कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, और जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है। लल्लनपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों दोस्तों में से एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम रतन था। हीरा और रतन दोनों के पास गांव में अपनी अपनी जमीन थी, जिस पर किसानी करके उनके घर का खर्च चलता था। हीरा बहुत परिश्रमी और मेहनती था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने पहुंच जाता था। वो अपने खेतों का काम पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करता था। और वहीं दूसरी तरफ रतन बहुत आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। उसे अपने खेतों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी बस एक सोच थी कि बस कहीं से उसे खजाना मिल जाए तो वो ये किसानी का काम छोड़ देगा। एक दिन इसी तरह दोनों दोस्त अपने अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। एक तरफ हीरा बिना रुके अपने खेतों की जुताई कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ खेतों में थोड़ी देर जुताई करने के बाद रतन थक जाता है। चलो, अब बहुत मेहनत हो गई है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ, फिर कुछ देर बाद काम शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर रतन एक पेड़ के छाया के नीचे जाकर सो जाता है। देखते देखते शाम हो जाती है तो हीरा उसे उठाने आ जाता है। अरे उठो रतन भाई, कितना सोओगे? शाम हो गई है, घर नहीं जाना है क्या? हीरा की आवाज सुनकर रतन उठ जाता है। हाँ बोलो ना हीरा भाई, कोई काम था क्या? नहीं भाई, कोई काम नहीं था, परंतु लगता है तुम आज भी सुस्ताने के नाम पर सो गए थे और आज भी तुमने अपने खेत की जुताई का काम खत्म नहीं किया है। नहीं भाई, काम तो शुरू कर दिया था, पर थोड़ा थक गया था, इसलिए सुस्ताने यह आ गया था और पता ही नहीं चला कब सो गया। परंतु आज के लिए वैसे बहुत काम कर लिया है। बस 1-2 दिन में पूरे खेत का काम हो जाएगा। और बताओ, तुम्हारे खेतों का क्या हाल है? मेरा भी समझो हो ही गया है, बस थोड़ी जगह का बाकी है, वो कल सुबह जल्दी आकर कर दूंगा और बस फिर एक बार वापस पूरे खेत में हाथ घुमा दूंगा। फिर परसों से बीजों की बुआई का काम शुरू कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो कल मैं भी सुबह जल्दी आकर खेत की जुताई का काम शुरू कर दूंगा, ताकि परसों से तुम्हारे साथ बीजों की बुआई कर सकूं। चलो फिर अभी घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आना है तो खाना वगैरह खाकर जल्दी सोना होगा। फिर क्या था, रतन बिना अपने खेतों में काम किए अपने घर के लिए हीरा के साथ निकल पड़ता है। अगली सुबह हीरा जल्दी उठ जाता है और अपने खेत पर जाने से पहले अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। सीमा, जरा यहाँ आना तो। हीरा की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। हाँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और हाँ, आज शायद मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है घर आने में। क्यों जी, खेतों की जुताई का अभी ज्यादा काम बचा है क्या? नहीं सीमा,
खेतों की जुताई का काम लगभग हो ही गया है, पर आज एक बार अपने पूरे खेत में कुदाल का हल्का हाथ घुमाना है। पर वो काम तो आपका जल्दी हो जाएगा ना। फिर क्यों देर होगी आपको आज? हाँ, वो काम तो जल्दी हो जाएगा, पर मुझे लगता है मुझे आज रतन भाई के साथ मिलकर उनके भी खेत की जुताई का काम करने में उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्यों जी, उनका अभी ज्यादा काम बाकी है क्या? हाँ सीमा, तुम तो जानती हो ना रतन भाई को, उनका अभी आधे खेत का काम भी नहीं हुआ है और मैं कल से बीजों की बुआई का काम शुरू करने वाला हूं, तो मैं आज उनकी मदद कर दूंगा ताकि कल हम दोनों एक साथ में बीजों की बुआई कर सके। ठीक है, तो आप बस कुछ देर रुकिए, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। ठीक है सीमा, पर थोड़ा जल्दी करना। सीमा हीरा के लिए खाने का डिब्बा लेने रसोई घर में चली जाती है और हीरा उसका वहीं इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर में सीमा उसके खाने का डिब्बा लेकर आती है। चलो सीमा, तो मैं चलता हूं, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। फिर क्या था, हीरा अपने खाने का डिब्बा लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। यहाँ हीरा अपने खेत पर काम करने सुबह जल्दी निकल जाता है और वहाँ दूसरी तरफ जिसके खेत का काम ज्यादा बचा है वो अभी तक सो रहा होता है। जब रतन अपने पलंग पर सो रहा होता है तभी उसे उठाने उसकी पत्नी मीरा आती है। अजी सुनते हो, खेत पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? आपके खेतों का इतना सारा काम बचा है और आप अब तक सो रहे हो। मीरा की आवाज सुनकर रतन उठकर बैठ जाता है। अरे क्या हो गया भाग्यवान, इतना जल्दी क्यों उठा रही हो? क्या कहा आपने जल्दी? कुछ ही देर में दोपहर हो जाएगी। आज शायद आपको खेत पर नहीं जाना है। लगता है आपके खेतों की जुताई पूरी हो गई है, तभी इतने आराम से उठ रहे हो। खेत कहाँ भाग कर जाने वाले हैं? और काम की चिंता तुम क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल में हो ही जाएगा। सुनिए जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ खेत पर एक काम करो, अब जब दोपहर होने ही वाला है तो तुम खाना लगा दो, मैं खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर अब। ठीक है, आप नहा धोकर रसोई घर में आ जाइए। फिर कुछ समय में रतन नहा धोकर रसोई घर में पहुंच जाता है। मीरा, आज खाने में क्या बनाया है तुमने? खाने में खाली दाल चावल बना है। क्यों, कोई सब्जी नहीं बनी क्या आज? नहीं जी, वो राशन में केवल दाल चावल ही बचे हैं और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। अब तो आपके नए फसल के आने की देरी है, तो जरा जल्दी जल्दी खेतों का काम कीजिए। हाँ मीरा, मैं जितनी जल्दी हो सके खेतों का काम खत्म करता हूँ, पर तुम एक काम करो, हो सके तो थोड़ा दाल चावल एक डिब्बे में बांध कर दे देना। आज शायद ज्यादा काम करूं तो और भूख लग सकती है। ठीक है, मैं आपके लिए दाल चावल एक डिब्बे में बांध कर दे देती हूँ। रतन फिर आराम से खाना खाने लगता है। चलो मीरा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रतन दोपहर का खाना खाकर अपने खेत के लिए निकल पड़ता है। हीरा अपने खेत की जुताई में लगा होता है। तभी थोड़ी देर बाद रतन भी अपने खेत में पहुंचकर जुताई का काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हीरा दोपहर का खाना खाने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। हीरा जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने को हो तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस रोटी और गुड़ है, अगर आपको मंजूर हो तो लीजिए, खा लीजिए। हाँ बेटा, मुझे तो चलेगा, पर अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा क्या है, मैं तो घर पर जाकर खा लूंगा। रतन भी हीरा को साधु बाबा के साथ बात करते देख लेता है और उनसे मिलने चला आता है। नमस्ते बाबा, मेरे पास भी दाल चावल है, लीजिए थोड़ा खा लीजिए। बेटा, पर मैं अगर तुम दोनों का खाना खा लूंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? बाबा, आप खा लीजिए, हमारा क्या है, हम थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर खा लेंगे। फिर साधु बाबा दोनों के डिब्बे में से खाना निकालकर खाने लगते हैं। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम दोनों की वजह से आज बहुत दिनों बाद मैंने भर पेट खाना खाया है। बाबा, इसमें क्या धन्यवाद करना, अगर हमारी वजह से आप खुश हुए तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। साधु बाबा दोनों जान को एक एक पोटली देते हैं। पोटली देखकर हीरा बाबा से पूछता है। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में बीज है और ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन बीजों से तुम जो चाहोगे वो उग जाएगा, पर इन जादुई बीजों का फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इनकी अच्छे से देखरेख करोगे। हाँ, और एक बात याद रखना, जो भी उगाना चाहते हो सोच समझकर उगाना, और इसका असली जादू तो तुम्हें तुम्हारी पहली फसल के बाद पता चलेगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर रतन तो मन ही मन खुश होने लगता है। अब मजा आएगा,
इन जादुई बीजों से मैं ऐसी चीजें उगाऊंगा जिनकी वजह से मुझे दोबारा किसानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बाबा, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे, और हाँ, इन जादुई बीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, तो मैं चलता हूँ। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और हीरा और रतन भी अपने अपने खेतों पर पहुंचकर जुताई का काम शुरू कर देते हैं। हीरा के खेतों की पूरी जोताई हो चुकी थी, तो वो अब रतन की मदद करने की सोचता है। चलो, मेरे खेतों की पूरी जोताई तो हो चुकी है, तो अब जाकर रतन भाई की मदद कर देता हूं, ताकि हम कल दोनों मिलकर बीजों की बोआई कर सके। हीरा सीधा जाकर रतन के खेत में जुताई का काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों पूरे खेत की जुताई कर देते हैं। हीरा भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरे भी खेत की जुताई हो गई। अब कल मैं इन जादुई बीजों की बोआई कर दूंगा। इसमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है भाई। कल हम दोनों मिलकर अपने अपने खेतों में इन जादुई बीजों की बोआई करेंगे। हाँ भाई, कल तो बहुत मजा आने वाला है। पर भाई, बाबा की बात याद है ना, हम जो चाहेंगे वो उगा सकते हैं। तो तुमने कुछ सोचा है या नहीं? नहीं भाई, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे तो बस अच्छी फसल से मतलब है। हीरा की ये बात सुनकर रतन सोचने लगता है। भाई, तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैंने तो सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। और अगर मेरे खेतों में वो चीजें उग गईं, तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या हुआ रतन भाई, कहाँ खो गए? याद है ना बाबा ने क्या कहा था? अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल सुबह जल्दी आकर इन्हें अपने खेत में बोने वाला हूं। हीरा भाई, परंतु ये तो जादुई बीज है ना, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि एक बार इनको बोने के बाद हमें इनकी ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता है। रतन भाई, परंतु साधु बाबा ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तुम भी चाहते हो कि ये तुम्हें अच्छा फल दे, तो तुम्हें इनकी अच्छे से देख रेख करनी होगी। ठीक है भाई, मैं बीजों को बोने के बाद इनकी अच्छे से देख रेख करूंगा। चलो फिर घर चलते हैं, और कल सुबह जल्दी आ जाना। आज की तरह सो मत जाना। फिर क्या था, दोनों वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अगली सुबह हीरा के साथ रतन भी खेत पर बीज बोने सुबह जल्दी पहुंच जाता है। दोनों फटाफट से अपने अपने खेत में जादुई बीजों की बुआई कर देते हैं। चलो रतन भाई, बीजों की बुआई तो हो गई। अब बाबा के बातों का मान रखकर हमें अपने खेत का ध्यान रखना होगा। कल सबसे पहले हमें अपने अपने खेतों में पानी डालना होगा, ताकि फसल अच्छी हो सके। तो आज की तरह कल भी सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है भाई, कल मैं सुबह आकर अपने खेत में पानी डाल दूंगा। फिर क्या था, जादुई बीजों की बुआई के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हीरा आकर अपने पूरे खेत में पानी डालने लगता है, पर रतन अपने घर के बिस्तर पर आराम फरमा रहा होता है। रतन को सोते देख उसकी पत्नी उसे उठाने चली आती है। उठिए जी, आज तो आपको खेत में पानी डालने जाना था ना। मीरा की आवाज सुनकर रतन उठ जाता है। क्या हुआ मीरा, आज क्यों उठा रही हो? अब तो मैंने खेतों में बीजों की बोआई भी कर दी है। आपने बीजों की बुआई तो कर दी है, पर आप आज खेत में पानी डालने जाने वाले थे ना। नहीं मीरा, इस बार मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मैंने और हीरा भाई ने अपने अपने खेतों में जादुई बीजों की बुआई की है। क्या कहा जादुई बीज? मैं कुछ समझी नहीं। फिर क्या था, रतन मीरा को साधु बाबा वाली पूरी कहानी सुना देता है, जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है। ये तो बहुत अद्भुत है कि आप लोगों को जादुई बीज मिले हैं, पर फिर तो आपको बाबा के कहे हिसाब से अपने खेत का और ध्यान रखना होगा। क्या बात कर रही हो मीरा? अगर जादुई बीजों का भी ध्यान रखना पड़ जाए तो किस काम के वो जादुई बीज? रतन की ऐसी बातें सुनकर मीरा उसे किसी भी तरह खेतों में पानी डालने मना लेती है और उसे भी खेत में पानी डालने भेज देती है। मीरा के इतना समझाने के बाद आखिरकार रतन अपने खेत में पानी डालने लगता है। हर रोज हीरा अपने खेत की जांच करने सुबह सुबह पहुंच जाता था और अपने खेत की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। और वहीं दूसरी तरफ रतन अपने आलसपन के चक्कर में अपने खेत को देखने तक नहीं जाता था। मीरा रतन को बहुत समझाती थी, पर उसे जादुई बीजों पर इतना भरोसा था कि उसने साधु बाबा के कहीं हर बात को अनदेखा कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद हीरा जब अपने खेत का जायजा लेने पहुंचता है, तो देखता है उसका पूरा खेत फसल से भर चुका था। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाता है। ये फसल तो समय से पहले ही उगाई है। लगता है ये सब जादुई फसल का कमाल है।
हीरा फटाफट से पूरे खेत की फसल को काट लेता है। चलो, इस बार जादुई बीजों की वजह से फसल कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है, तो एक काम करूंगा, कल फिर आकर पूरे खेत की जोताई कर दूंगा ताकि नई फसल की बुआई कर सकूं। पूरे गांव में हीरा की फसल सबसे पहले उग गई थी और जिस वजह से हीरा के खेत में जिस तरह फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई थी, उसी तरह ये बात भी पूरे गांव फैल जाती है। फैलते फैलते ये बात रतन को भी पता चल जाती है। रतन को पता चलते ही रतन भी अपना खेत देखने पहुंच जाता है और अपने खेत को देखकर वो चौंक जाता है। ये क्या, मेरे खेत में तो अब तक कुछ भी नहीं आया है। लगता उस साधु बाबा ने मेरे साथ धोखा किया है। इसी बारे में बात करने वो हीरा के घर की तरफ चला जाता है। रतन जब हीरा से मिलने उसके घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो हीरा के खेत के पास से गुजरता है, जो उसके खेत से थोड़ी ही दूरी पर था, और वो हीरा के खेत में लहराते फसल को देखकर चौंक जाता है। सही कह रहे थे गांव वाले, हीरा भाई का खेत तो पूरा हरे हरे फसल से भर चुका है। इसे देखकर तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि साधु बाबा ने मुझे जादुई बीज के नाम पर कोई नकली बीज पकड़ा दिए थे। चलो एक बार हीरा भाई से इस बारे में बात करके आता हूँ। रतन फिर वहां से हीरा के घर के तरफ निकल पड़ता है, पर चलते चलते रास्ते में ही उसे हीरा मिल जाता है। रतन देखता है कि हीरा अपने साथ कुदाल लेकर जा रहा है। क्या हुआ हीरा भाई, फसल कटाई का सामान छोड़कर तुम खेत जोताई का सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं तो अपने खेत की फिर से जोताई करने जा रहा हूं। रतन को इस बारे में नहीं पता था कि हीरा पहले ही अपनी फसल काट कर ले जा चुका है। भाई, पर पहले तुम्हें अपने खेत में उगे फसल को काटना होगा, उसके बाद ही तो तुम अपने खेत की फिर से जोताई कर पाओगे। रतन की ये बात हीरा को कुछ नहीं समझ आती है। क्या कहा रतन भाई? फसल, और वो भी मेरे खेत में? हाँ भाई, मैं अभी तुम्हारे खेत के पास से आ रहा हूँ, उसमें तो जमकर फसल तैयार हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो पूरे खेत में उगे फसल को काटा था, तभी तो मैं अगले फसल की तैयारी के चक्कर में खेत की फिर से जुताई करने जा रहा था। रतन पहले से थोड़ा सदमे में था कि हीरा के खेत में फसल उग गई और उसके खेत में अब तक कुछ नहीं हुआ, और अब ऊपर से हीरा की ये बात सुनकर तो रतन और सदमे में चला जाता है। क्या मजाक कर रहे हो भाई? अगर तुमने कल ही अपने खेत की फसल काटी है तो इतने जल्दी कैसे उग जाएगी? कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कल ही पूरा खेत साफ कर दिया था। मैंने सोचा जादुई बीजों की वजह से मेरी इस बार की फसल जल्दी तैयार हुई है, तो फिर से खेत की जोताई करके नए बीजों की बुआई कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। भाई, पर तुम्हारा खेत पूरा फसल से लहलहा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही हैं तो चलो चलकर देख लो। हीरा और रतन तुरंत हीरा का खेत देखने निकल जाते हैं। खेत पर पहुंचकर हीरा खेत को देखकर अचंभित रह जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो फसल की कटाई की थी। मुझे लगता है ये सब जादुई बीजों का कमाल है। इन्हें मैं जितने बार काटूंगा ये फिर से उग जाएंगे। बाबा ने कहा था कि एक फसल के उगने के बाद तुम्हें इन बीजों का असली जादू देखने मिलेगा। रतन को हीरा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने भी एक फसल को निकाल कर देखा, पर उसने जैसे ही वहां से फसल निकाली, वहां फिर से थोड़ी ही देर में एक और फसल आ गई। इस चीज को देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। हीरा भाई, ये तो चमत्कार हो गया, पर मेरे साथ बाबा ने धोखा किया है। उन्होंने तुम्हें जादुई बीज दिए हैं और मुझे जादुई बीज बोलकर नकली बीज दे दिए हैं। क्यों भाई, तुम्हारे खेत में कुछ नहीं उगा क्या? नहीं भाई, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। खेत जैसे का तैसा है। रतन भाई, याद है बाबा ने कहा था इन बीजों से हम जो चाहे इन बीजों से वही उगेगा। तो मैंने तो फसल के उगने की इच्छा की थी, इसीलिए ये उगे है। वैसे तुमने क्या उगने की इच्छा की थी? भाई, मैंने तो जादुई बीजों से हीरा उगाने की इच्छा की थी, पर अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। रतन की ये बात सुनकर हीरा उसे सुनाने लगता है। क्या रतन भाई, तुम किसान हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि हीरा बीजों से नहीं उगता है, तो तुमने क्या सोचकर हीरा उगने की इच्छा की? भाई, पर बाबा ने कहा था ना कि हम जो चाहे उगा सकते हैं। पर याद करो भाई, बाबा ने यह भी कहा था कि कोई भी चीज उगाने की इच्छा करने से पहले सोच समझ कर उगाना। हीरा की ये बात सुनकर रतन को बाबा की बात याद आती है और वो पछताने लगता है। भाई, पर अब मैं क्या करूं? हीरा उगाने की लालच में मैंने सारे जादुई बीज बो दिए हैं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। शायद मुझे अब फिर से साधारण बीज बोने पड़ेंगे। नहीं भाई, तुम्हें साधारण बीज नहीं बोने पड़ेंगे। मेरे पास कुछ जादुई बीज है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर एक शर्त पर कि तुम अपना आलसपन छोड़कर अपने फसल की अच्छी देखरेख करोगे
और इन बीजों से अनाज उगने की इच्छा करोगे, ना कि हीरे। ठीक है भाई, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना ये आलसपन छोड़ दूंगा और अब अपनी फसल की बहुत अच्छे से देखरेख करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह अपने आलस और लालच के चक्कर में रतन ने अपने हाथ से इतना बड़ा और सुनहरा मौका खो दिया था, परंतु हीरा ने उसके सच्चे दोस्त होने का रिश्ता निभाया और उसकी मदद की। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।